नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश है अब तक के समाचार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने परिसीमन आयोग के न्योते को ठुकरा दिया है और पीडीपी ने आयोग से मुलाकात न करने का यह ऐलान भी किया है। वहीं पर अपनी पार्टी ने परिसीमन आयोग के दौरे का स्वागत करते हुए इसके न्योते को स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी हंजूरा ने कहा है कि उनकी पार्टी आयोग के साथ मुलाकात नहीं करेगी और इस पूरी बाबत में आयोग को एक पत्र भी लिखा गया है। हंजूरा ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और परिसीमन कार्रवाई के परिणाम को व्यापक रूप से पूर्व नियोजित माने जा रहे हैं। पीडीपी ऐसी किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगी जिसके परिणाम व्यापक रूप से पूर्व नियोजित माने जा रहे हैं और इससे हमारे लोगों को और उनके हितों को ठेस पहुंच सकती है। दूसरी ओर अपनी पार्टी के सीनियर नेता फारूक अंद्राबी ने भी बताया है कि परिसीमन से ही लोगों को उनकी दहलीज पर इंसाफ मिल पाएगा और ये बेहद जरूरी भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीडीपी द्वारा आयोग के न्योते को ठुकराए जाने के फैसले की भी उन्होंने कड़ी निंदा की है। कमीशन जो आज यहाँ पर आ गई है और मुख्तलिफ पार्टीज के साथ, पार्टी लीडरों के साथ वो बात कर रही है, तो उस सिलसिले में हमें भी एक इंटीमेशन मिली थी, लेटर मिली थी। लेकिन हमने एक लेटर भेजी है इलेक्शन कमीशन को कि हम कासिर हैं इसमें हिस्सा लेने की। उसके कुछ वजूहात हैं। एक वजह यह है कि जो 370 और 35A को हटाया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली 5 अगस्त 2019 को, तो उसी रीऑर्गेनाइजेशन जो फिर हुआ, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट हुआ, लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया और उसी रीऑर्गेनाइजेशन के तहत डिलिमिटेशन कमीशन को भी कायम किया गया, जिसपे हमें कोई एतबार नहीं है, कोई एतमाद नहीं है। क्योंकि हम जब कहते हैं कि 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया और हम ये भी मानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनली कायम किया गया है, तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम इसका हिस्सा नहीं का ताल्लुक है। हम ये मानकर चलते हैं कि 370 और 35A को अनकॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ से हटाया गया और उसी का हिस्सा डिलिमिटेशन कमीशन जो 2026 तक सारे हिंदुस्तान में, सारी रियासतों में 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये जबरदस्ती थोपा जम्मू कश्मीर पर। पहले तो नाइंसाफी की ह्यूमिलिएट किया यहाँ के लोगों को और ये दूसरी ह्यूमिलिएशन है कि डिलिमिटेशन। जहां तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है, हमने पहले से ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि रियासत जम्मू कश्मीर में आबादी के लिहाज से और जो यहाँ पर गुर्बत इफलास है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर सीटें जो है बढ़ जाती है, तो उससे यहाँ के लोगों के मसाइल जो है इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो हल भी हो जाएंगे और लोगों को कम से कम अपने दरहेज तक इंसाफ मुहैया हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि जितना जल्द मुमकिन हो सके कि ये कार्रवाई अमल में आनी चाहिए और इसका इस्तिफादा जो है रियासती अवाम को। देखिए, मैं आपको बता दूं, पीडीपी का ये कहना ये बिल्कुल गलत बात है। मैं पहले उनसे उनको ये कहना चाहता हूं कि 2 साल जो उन्होंने बर्बाद कर दी, 5 अगस्त से लेकर आज तक, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में राजधानी में बुलाई और उसमें सभी लीडरों, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों को मुद्दों कर दिया। पीडीपी का ये कहना कि क्या मिला, लेकिन उनको ये, यहाँ के लोग जो हैं सियासी तौर काफी बालिग है, वो समझते हैं कि पीडीपी ने 2 साल बर्बाद कर दी। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने साल 1995 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हुई हदबंदी को सरासर नियमों का उल्लंघन करार दिया है। भाजपा का यह भी कहना है कि अब जबकि एक बार फिर से हदबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लिहाजा ये उम्मीद भी जगी है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में आज से शुरू हुआ परिसीमन आयोग का दल का दौरा संवैधानिक तरीके से हदबंदी का मसौदा तैयार करके सन 1995 में हुए भेदभाव को दूर करने में अपना सहयोग देगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने हदबंदी की नई प्रक्रिया की मुखालफत करने वाले कश्मीर के सियासी दलों को खूब खरी खोटी भी सुनाई है। रैना का यह कहना है कि दल नए नए षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आ रहे हैं और लेकिन इन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मोदी सरकार ने राज में उनका एक और भी प्रपंच जो है वो नहीं चल पाएगा। जम्मू कश्मीर असेंबली सीट्स की हदबंदी की गई, वो बहुत भेदभावपूर्ण थी, नियमों का उल्लंघन किया गया और गलत तरीके से उस वक्त विधानसभाओं का गठन किया गया। और जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, उसके बाद
जो नया एक्ट आया उसमें परिसीमन अर्थात डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स का भी स्थान रखा गया। और आज हमें खुशी है कि डिलिमिटेशन कमीशन ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा जी की देखरेख में पूरे जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। अलग अलग जिलों का दौरा करेगा। सभी राजनीतिक दलों से डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्यों ने मुलाकात करनी है और फिर नियम अनुसार जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से संवैधानिक तरीके से यहाँ अगर वो होगा डिलिमिटेशन होगा तो उसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को होगा, सब सेक्शंस को होगा, सब समाज के लोगों को होगा। किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जो भेदभावपूर्ण नीति दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डिलिमिटेशन 1995 में किया गया था वो सारे भेदभाव समाप्त करके मुझे पूरा उम्मीद है कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर तर्क संगत, न्याय संगत और कानून संगत डिलिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा करेगा। ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो आगे के निर्णय भी होंगे। कश्मीर के लीडर डिलिमिटेशन कमीशन के काम से सहमत नहीं है, अर्थात उनको पता है कि 1995 में उन्होंने फ्रॉड किया। इसका तो मतलब साफ है ना, वो नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए, वो नहीं चाहते कि कानून के हिसाब से यहाँ डिलिमिटेशन हो, इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नए नए षड्यंत्र और प्रपंच रच रहे हैं। जम्मू के जीएमसी व अन्य सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। कल यानी कि 7 जुलाई से अस्पतालों के विभिन्न भागों में 50-50 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। ओपीडी सेवाओं का लाभ लेने के लिए हालांकि पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करवानी पड़ेगी और जम्मू में अब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप काफी हद तक कम होने के चलते स्वास्थ्य विभाग ने ये फैसला लिया है। 7 जुलाई से ये नंबर 50 कर दिया गया है। कैपिंग अब जो है 50 मरीज आफ्टर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या रजिस्ट्रेशन ओपीडी में आ सकते हैं हर स्पेशलिटी के, तो उससे लोगों की सुविधा थोड़ी और बढ़ जाएगी। वैसे इमरजेंसी 24/7 तो चलती ही है, उसमें भी हमारे डॉक्टर्स ये रूटीन में जितने केसेस जो वॉक इन्स होते हैं सबको एंटरटेन करते हैं। टेली कंसल्टेशन की सर्विसेज भी अवेलेबल है और हमारे यहाँ ई मेडिसिन एक चल रहा है, उसमें भी हमारे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं 4:30 बजे तक, वो भी उपलब्ध है सारी पब्लिक की सुविधा के लिए। तो कोशिश की जा रही है आस्ता आस्ता हम नॉर्मल की तरफ जाएं। बच्चों की क्लासेस प्रैक्टिकल्स जो हैं वो ऑफलाइन शुरू कर दिए गए हैं, अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग्स के लिए वो वार्ड्स में आ रहे हैं प्रैक्टिकल। और वहीं बरसात के दिनों में चनाब दरिया के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। बाढ़ की सूरत में परगवाल, गढ़गाल, इंद्रीपतन, बकोर और हमीरपुर खोड़ आदि इलाकों में रहने वाले लोगों को कोई नुकसान न हो, इसके लिए बाढ़ नियंत्रण सहित कई अन्य विभागों ने इस बार कमर कस ली है। बाढ़ नियंत्रण विभाग अखनूर ने एक्सीएन अजय गुप्ता के साथ ये बताया है कि खतरे की आशंका के चलते अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और कई विभागों को इसकी जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। हमारा जो सब खतरा है जो है वो नीचे, क्योंकि ये लो लाइंग एरिया है, यहाँ पे आबादी है और एग्रीकल्चर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इसको हमने 4 जोन में बदल दिए गए हैं। राइट बैंक के ऊपर हमारे 2 जोन हैं, जो एक पुल से लेके चक सिकंदरा तक और चक सिकंदरा से लेके हमीरपुर सिद्धर तक। लेफ्ट बैंक के ऊपर भी 2 जोन है, एक पुल से लेके कोटली फटू तक और कोटली फटू से नीचे तक। कृपया करके चनाब की तरफ अपने मवेशियों को, बच्चों को उधर जाना अवॉइड करें, बिल्कुल पास जाना भी अवॉइड करें, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता और ज़मीन की कटिंग हो जाती है। कम डिस्चार्ज में भी ज़मीन कट जाती है जिससे कोई हादसा हो सकता है। आयुष फाउंडेशन जम्मू कश्मीर की तरफ से आज आरसपुरा क्षेत्र के गांव जसोर में 1 दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया और इस कैंप में लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाएं वितरित भी करने के साथ उन्हें इनके तौर तरीके के इस्तेमाल की भी जानकारी दी गई। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी व सरपंच सुशीन शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। द्राक्षा हम लाए हैं,
ये एक द्राक्ष है, इसमें ये एक ताकत की दवाई है, ये हम सब बुजुर्गों को देंगे, इससे आपकी क्या होगी, हिम्मत। आज जसोर में आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेडिकल कैंप लगा है, जिस तरह पहले कोविड-19 की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, अब जो कहा जा रहा है कि तीसरी स्टेज है, उसके लिए जो आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से देश के प्रधानमंत्री की तरफ से जो कैंप है, जिसमें हमारे जगह सरपंच सुशील जी, यहाँ के बीडीसी चेयरमैन तरसीम जी, सब ने मिलकर इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। और ये जसोर की जितनी जनता जी, इनको मेडिसिन दिया जा रहा है, जो मेडिसिन खाने के बाद उनका जो अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम है बढ़ेगा, ताकि ये आने वाली बीमारी वो भी और भी कोई बीमारी ना लगे, इसके लिए ये कैंप लगाया गया है। बीडीएस की डिग्री करने के बावजूद भी नौकरी न मिलने से गुस्साए डॉक्टरों ने अब सब्जी, फल और कुल्फियां बेचना शुरू कर दी हैं। जम्मू में पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे इन युवा डॉक्टरों ने आज चिलचिलाती धूप पर पीपीई किट्स पहनकर और धरना स्थल पर रेडियां लगाकर कमाई करना शुरू कर दी है। इन लोगों ने इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए प्रशासन को जगाने की कोशिश की है और अब देखना यह होगा कि इन लोगों की सुनवाई हो पाती है या नहीं। इसको बंद कर दो। जम्मू में भाजपा मुख्यालय के सामने करीब 3 महीने आंदोलन कर चुके बीएसएफ और सीआईएसएफ के अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर से वही प्रदर्शन करके भाजपा से जवाब मांगा है। इन अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में भी भाजपा द्वारा उनका पक्ष न रखने पर बैठक में गए कई नेताओं पर उनसे मुंह छिपाने का भी आरोप लगाया है। इन अभ्यर्थियों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि प्रदेश भाजपा के नेता सिर्फ प्रधानमंत्री की युवाओं की कोई फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ नहीं कि अज ये पुछना है गया तो उस गए हो तो क्या साड़ी गल की उत्थे, या सिर्फ जैस मैन करो तुम जैस करिए तो आइए दो। ये भी लीडर गेदे इंदे कन्नै ओह भी लीडर गेदे जिंदे कोल पावरां नहीं हैं। अल्ताफ बुखारी जी उन्हें, लेकिन उन्हें फिर भी साड़ी गल की और मीडिया जानिए दस्सिया भी है कि मैं गल की है। तो ये उत्थे की लैन गेदे जैस मैन कट्ठे कीते खाली बच्चे दी। तुसें कोई पता नहीं है जम्मू कश्मीर का यूथ क्या करना चाहता है, जम्मू कश्मीर के यूथ की क्या चाहिए। यूथ दे उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ खाली खाद्या पीता बर्फी की रिबन कट्टे ते घरे टुरीए। थोड़ी जी तो सिंसियरिटी रखो यूथ के प्रति, जिंदे कोल तुसें वोट लेदा इलेक्शन करा लिया, वोट ले लिया, मगर घर जी सही है। इको डिमांड है सर, लास्ट और फाइनल इको डिमांड है कि जिन्ने भी मेडिकल फिट बच्चे हैं ना सारे ही ज्वाइनिंग दी जा। बार बार बच्चे तुंदे दर पर आवा दे, तुसें पुच्छा दे, तुस जवाब क्यों नहीं दिंदे? बच्चे कन्नै मिलते क्यों नहीं? तुस आंगनबाड़ी वर्करों ने इस साल 6 महीने का मानदेय न मिलने और पिछले कुछ सालों के बकाया मानदेय का भी भुगतान न होने पर एतराज जताया है। आंगनबाड़ी वर्करों का कहना है कि काम के बोझ के तले दबे होने के बावजूद प्रशासन उनकी कोई सुध अभी तक नहीं ले पाया है। जम्मू में आज आंगनबाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके साथ कथित तौर पर की जा रही बेइंसाफी का कच्चा चिट्ठा खोला है। एसोसिएशन की प्रधान स्वर्णा चौधरी ने बताया कि अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि आंगनबाड़ी और उनके परिवार फाकाकाशी का शिकार होने लगे हैं। हमारा 2018 का जो एरियर है 3 महीने का वो भी पेंडिंग है। 2019 का किसी का 3 महीने का, किसी का 2 महीने का, वो पहले भी हमने रिमाइंड करवाया था। हम डायरेक्टर साहिबा से मिलने गए थे, उनको पूरा अवगत करवाया था कि 2019 का जो पैसा हमारा 3 महीने का अभी तक वो भी पेंडिंग है, 2018 का भी पेंडिंग है। अभी जनवरी से लेके जून तक 6 महीने होने को जा रहे हैं, तो अभी तक हमें हमारी वर्कर को कोई सैलरी नहीं है। तो काम का बोझ इतना बढ़ा दिया है, प्रेशराइज करते हैं कि काम करो। काम करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर के ऊपर इतना बोझ डाल दिया इन्होंने कि क्या बताएं। जो भी स्कीम आती है, जो भी काम आता है, चलो आंगनबाड़ी। अभी देखो कोविड-19 में हमारी वर्कर बहनें सारा काम कर रही है। 1000 रुपया, 600 रुपया हमारी स्टेट देती है और 4500 रुपया हमारे जो सेंटर देता है। आज इतनी महंगाई है कि एक 5000 रुपया वो भी हर मंथ नहीं मिलता, तो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर कहाँ खड़ी है और कैसे गुजारा करती होगी, आप खुद सोच सकते हैं। 10वीं की परीक्षाओं का पड़ाव पार न करने वाले बच्चों ने आज स्कूली शिक्षा बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है और इन बच्चों का आरोप है कि उन्हें मास प्रमोशन देने का आश्वासन तो दिया गया था और अब वो चूंकि 11वीं कक्षा में दाखिला ले चुके हैं और अब उन्हें कुछ और विषयों में फेल कर दिया गया है। 3 बोर्ड से पास करने सर, वो 2 पेपर हुए सर, इन्होंने 4 पेपर फेल कर दिए हैं।
तो सर बोल रहे थे आपको मास प्रमोशन लेंगे। सर हमने 11th क्लास में एडमिशन भी ले ली है सर, अब जूनियर फर्स्ट भी आ रहे हैं, तो सर हमें 11th क्लास की फीसें दे दी हैं सर। ये देखो 11th क्लास के ग्रुप भी बने हैं और सर हमारे बोर्ड वाले चेयरमैन से बात हुई थी यहाँ से, हो रहे हैं हम आपकी बात श्रीनगर करेंगे। सर श्रीनगर गए हैं, हम हमारे शनिवार को आए, शनिवार को बात हुई है, तो सर बोल रहे हैं अब आज मंगलवार को सर हम आ जाए हैं। हम रियाड़ी बोर्ड में गए थे अंदर, सर हमको देख के गेट बंद कर दिए, गेट को ताले लगा दिए बिल्कुल। सर हमारे पेरेंट्स बोर्ड पे खड़े हैं, तो सर कुछ बच्चे बोर्ड के पास खड़े हैं, तो सर चेयरमैन मैडम बोल रहे हैं अभी 15 सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं अब 15 दिन बाद आओ, आप लोग 15 दिन बाद आओ। तो सर हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही सर, हमारी कोई नहीं सुधा सर, बोर्ड वालों को बोलने की तमीज नहीं सर, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं सर। ये देखो हमें 11th क्लास में एडमिशन ले ली है सर, ये देखो 11th क्लास के। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है और देश भर में भाजपा द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू में भी कच्ची छावनी स्थित भाजपा कार्यक्रम में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित बड़ी संख्या में अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेताओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर हवन यज्ञ के साथ साथ पौधारोपण भी किया गया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और सांसद ने भाजपा के 3 जिलों के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। ऐसे आज 6 जुलाई का दिन है और 6 जुलाई के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, आदर्श भी रहे हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अपना बलिदान दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक भी थे। इसलिए पूरे देश भर में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जा रहा है। इसके साथ साथ ही आप देख रहे हैं कि ये जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का भवन, जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का निवास स्थान था, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय रहा है, जनसंघ का कार्यालय रहा है, प्रजा परिषद की भी गतिविधियां जहां से चलती थी। आज इसका नवीनीकरण किया गया है, आज इसका नवीनीकरण किया गया है और आपने देखा कि हमारे पूरा परिसर जो है इसका नवीनीकरण किया है। भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां जो हैं जहां से चलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला पश्चिमी जम्मू और जिला जम्मू और जिला हमारा जो माइग्रेंट कश्मीरी है, ये 3 जिलों के कार्यालय जहां रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक कार्यालय स्थल जो कच्ची छावनी पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के काल से भी उनके ये जो उनका निजी जो यहाँ कार्यालय होता था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का सभी जो गतिविधियां इसी स्थान से चलती थी। आज कच्ची छावनी इस पूजनीय पवित्र स्थल जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक कार्य गतिविधि का यह स्थान केंद्र रहा है, आज इसका पुनर्निर्माण कार्य करके पुनः जम्मू जिला और जम्मू पश्चिम जिला और कश्मीर से विस्थापित समाज जिला के 3 कार्यालयों का यहां भूमि पूजन करके उद्घाटन किया गया है। उधर आरएसपुरा में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, डीडीसी के सदस्य गारूराम भगत और म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री, डीडीसी सदस्य और म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान ने पौधारोपण कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि भी दी। इस अवसर पर कमेटी के सभासद और आम नागरिक भी मौजूद रहे। सिंचाई के लिए पानी न मिलने से इस समय आरएसपुरा का किसान बेहद परेशान है। सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न होने से इन किसानों की धान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। किसानों का आरोप है कि उन्हें केवल 1 सप्ताह नहर में पानी मिलता है, लेकिन वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, जिसके कारण किसान ना तो धान की रोपाई कर पा रहे हैं और जहां पर किसान रोपाई कर चुके हैं वो फसल पानी न मिलने के कारण सूखती हुई नजर आ रही है। नहर के बारे ये कहना है जी बाराबंदी की है, ये बाराबंदी की है, चलो मानते हैं पानी की दिक्कत बाराबंदी है, तो अब ताजा पानी है जो
बाराबंदी हफ्ता सानू जो पानी मिलना चाहिए, ਉਹਦੇ हफ्ता नहीं मिलता, 2-3 दिन पानी मिलता, फिर नहर वगैरह बंद हो जाती है। ज्यादा लगातार एक हफ्ता सानू पानी मिले तो अगे किसान वगैरह जो खेती में पानी लगा सकन। अजे कई मतलब कोई 60-65% जी धान लगाने वाली रही है, तो जो पानी नहीं मिले तो किसान की करने बेचारे, हम जी लगाई वो भी सुक जानी है। खाद पानी और बुआई वगैरह देती है, इन्ना खर्चा किया, जो उन्होंने कुछ हासिल नहीं होता की फायदा उन्होंने। ये जी है अं गौरमेंट अगे ये अपील करनी है कि जो हफ्ता भर जी बाराबंदी हुई है वो सूँ पूरा मतलब हफ्ता एक पानी मिलना चाहिए। ये नहीं है 2 दिन पानी आ गया, 3 दिन फिर सुक्की रही, तो काफ़ी दिन तो पहले ये चलता आ रहा। पहले जो पानी छड्या ना तो कई दिन मतलब कोई 15-20 दिन पानी आया नहीं, जी इन्होंने फिक्स टाइम ही वो 15-20 दिन पानी नहीं दिता, तो पानी मतलब जो टाइम होता तो पहले बंद कर छड़ते हैं। तो गौरमेंट दोबारा अपील करने कि जो टाइम साढ़ा बनाया गया वो बाराबंदी का वो पूरा सानू मिलना चाहिए। मैं किसानों के बारे की गल करना कि क्योंकि किसान इसलिए बहुत परेशान है जी बाराबंदी की इरीगेशन वालिया ने। असी नहीं कहते कि बाराबंदी ना करो, क्योंकि फसल तो हर किसान जिथे भी है, इत्थे भी है, अगे भी है, बार्डर से भी है। असी कहने कि तुम जी बाराबंदी करनी है, किसानों को फायदा देना है, को करो बाराबंदी करो, सानू वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे रोजी रोटी का काम है, सारे रोजी रोटी मिलनी चाहिए है। असी ये मांग करने इरीगेशन वाले अगे कि मेहरबानी इन्नी करनी कि जड़ा हफ्ता पानी तुम देना वो सही ढंग का दियो, क्यों कि जड़ा किसान इधर भी रहा वह भी काम हो जाए, जरा अगले किसान है उसनों भी पानी मिले, सानू ये कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं जब भी कराँगा मैं किसान की तरफ की गल कराँगा, क्यों 2 दिन पानी आता बिच आंदा, रुक रुक के पानी आता, वो ना अगे किसी पानी मिलेगा बार्डर वाले किसान नूं, ना इत्थे मिलेगा। सरकार के वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जम्मू के दुकानदारों ने सवाल उठाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि जितनी भी सरकारें उन्हें अभी तक दुकानदारों को ठगने का ही काम कर रही हैं, और दुकानदारों ने यह भी कहा है कि जब दुकानदारों के लिए ये अभियान चलाया गया था तब वह उसके लिए और उसके प्रति इतने जागरूक नहीं थे, और उस टाइम उनकी दुकानें भी बंद थी और दुकान में भी काम करने वाले उनके वर्कर घर में थे, जिसके कारण ज्यादातर दुकानदारों की वैक्सीनेशन नहीं कर पाई है। अब उन्हें वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है, लेकिन वहां पर कई घंटे बैठने के बाद भी उनका नंबर नहीं आता है। ऐसे में वह अपना कारोबार कैसे चला पाएंगे और वैक्सीनेशन करवाने जाएं या फिर अपनी दुकानदारी करें। उन्होंने प्रशासन से एक बार फिर से दुकानदारों के लिए कैंप लगाने की अपील की है, और क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए देखते हैं। पिछले इतिहास की तरह आज भी हम दुकानदार लोग गवर्नमेंट की तरफ से ठगे जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, जैसे इन्होंने पूरा अपनी बुक्स को भरने के लिए ये बता दिया कि हमने वैक्सीनेशन पूरे जम्मू में कर दी है, बाजार वालों को भी कर दी है, लेकिन ये एक बड़े ही हैरानगी की बात है। हम जो दुकानदार लोग या हमारे जो सिटीजन के जो लोग हैं ये अवेयर ही नहीं थे जो इंजेक्शन हमें लगने जा रहे हैं। उसका जो इन्होंने जब लॉकडाउन था उसके दौरान इन्होंने वो निकाल दिया कि हाँ जी टीके लगेंगे, 80% लोगों को पता ही नहीं था। आज की डेट में जब हमारे पास 2-2, 3-3, 4 मुलाजिम दुकानदारों के पास है, हम खुद भी वो उसी से सफ़र कर रहे हैं। जब हमारी बारी आती है, जब हम सोचते कि हमने इंजेक्शन लगवाना है, तो हम मूव करते हैं सरवाल हॉस्पिटल की तरफ से, जहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल में, जहाँ अपने शालामार हॉस्पिटल में, वहाँ जाके हमें वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद लगता है भी आपकी बारी आज नहीं, आपकी बारी कल आएगी। फिर कल जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं अगले दिन आएगी। ऐसे करते 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 हम पूरा हफ्ता एक दौड़ते रहते हैं, और हम तो इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे सेल्समैन हैं जिनके ऊपर हमारा बिजनेस डिपेंड है, मैं अपनी बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारे सेल्समैन जो हैं जिनके ऊपर हम लोग डिपेंड हैं, हमारा बिजनेस चलता है, जब उनको हफ्ते में 3-3, 4-4 दिन वहाँ 6-6 घंटे लगाना पड़ता है, हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं क्योंकि हमने उनको पे देनी है। हमारा ऑब्जेक्ट करना एक तरफ, उधर जाके इंजेक्शन नहीं लगता। पुलिस और प्रशासन के नागतले मकवाल इलाके में तवी नदी में अवैध खनन जारी है। स्थानीय ट्रैक्टर ट्राली चालकों ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि पुलिस उन्हें यहां पर खनन करने से रोकती है, और तवी से दूसरी ओर बड़ी संख्या में रात दिन अवैध खनन हो रहा है, जिसके कारण कोई भी उन्हें रोक नहीं रहा है। पाली सारे ट्रैक्टर लगे ना, रोज का कोई 100-200 ट्रैक्टर होंगे, डेली ज्यादा होंगे। तो सारे इधर जो कोई लोकल बेचारा बंदा कोई गरीब घर का कोई रेता लैन जाता, बजरी लैन जाता, वो डोले रोक लेंगे पुलिस। तो इन्हें भी कोई रोकना चाहिए, कोई रोकने वाला होना चाहिए कोई इन्हें भी। उसकी मांग कर दो अभी तो वो मांगे या तो सारे लिए खोलो, तो या सारे लिए बंद करो, एक करो। जो कानून तो सारे लिए एक होना चाहिए ना, कानून तो सारे एक हो जैसा ना।
जमुनगर निगम के वार्ड नंबर 67 लालेदा बाग में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर विभागीय लापरवाही के कारण बेजुबानों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। दरअसल लालेदा बाग में बीते दिन से बिजली का खंभा गिर गया था और जमीन पर गिरने के बाद भी उसे आज सुबह तक बिजली चालू रही थी। पोल की जमीन पर गिरने की वजह से करंट की चपेट में आने से एक घोड़े के साथ साथ सांप और मछलियों की भी मौत हो गई है। हालांकि एक व्यक्ति भी करंट की चपेट में आया है, लेकिन उसने किसी तरीके से अपनी जान को बचा लिया है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर इसी तरह से जिम्मेदार अधिकारी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते रहे तो आम नागरिक का क्या होगा? मेरा नाम मदन लाल शर्मा है। हम जहाँ के जिम्मेदार हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटी हमारे पास ही रहती है। ये बेचारे गरीब तबका है, इनका जो बड़ा नुकसान हुआ, वो लड़का सुबह आ रहा था रेडी लेके, और जो ही रेडी लेके तार पर पहुंचा, उसे नहीं पता कि तार में करंट है, क्योंकि शाम को इन लोगों ने इन्फॉर्म किया था जेई को, बिजली के डिपार्टमेंट के जेई को, सबको पता था। उसके बावजूद भी इन्होंने 4 साढ़े 4 बजे शाम को लाइट छोड़ दी। उस लड़के को कोई पता नहीं था कि यहाँ तारों में लाइट है या नहीं। जो ही उसने घोड़ा नीचे किया, रेड़ा नीचे किया, घोड़े को जब छाट लगी, घोड़ा जब नीचे गिरा, उसने छलांग लगा के वो अपने आप को बचाने के लिए वो लड़का बच गया। यही बड़ी मेहरबानी है कि लड़का बच गया। बिजली वालों को तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो गवर्नर साहब से अपील करता हूं मीडिया के थ्रू कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मेरा नाम हाजी नूर लाई है। मैं लाले के बाग में रहता हूं। सर, सुबह की बात है कि इधर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक लड़का हमारा जा रहा था घास लेने, तो इसको पता नहीं था कि आगे लेन के लिए बोला भी था कि इसको बिजली को बंद कर दो, मगर बिजली इन्होंने बंद नहीं की। रात को भी बिजली चलती रही और सुबह जैसे ही जा रहा था वो बिजली ने इसको पानी में पकड़ लिया और इसने छलांग मार के मतलब कि अपनी जान बचा ली और घोड़ा और रेड़ा इसका इधर। उसके बावजूद कल के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रात को जब इन्हें लाइट दोबारा छोड़ दी, कोई लाइनमैन देखने के लिए नहीं आया। उसके बाद यहाँ रात को शाम को मैंने फिर फोन किया, जी साहब ये बात हो गई भी ऐसे जब लाइन आपने पावर छोड़ दी है, आगे कोई हादसा हो जाएगा तो इसका जवाबदार कौन होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।